नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। इंडिया पॉलिटिक्स 2 हर अगला दिन तो ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा है, दिख रहा है लोगों को। आज भी दिखा। मैं आज जिन मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ उसमें अपोजिशन पॉलिटिक्स किस तरह से अपने एग्रेशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, उसकी ओर ही तवज्जो है आज भी हमारा। और वो कितना कारगर दिख रहा है आज की तारीख में, इसकी संभावना क्या होने वाली है आगे। ये हर नए दिन क्या कुछ नई बातें उभरती हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए से नज़र आते हैं, उसका एक कंकरेंट इवैल्यूएशन मैं करते रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी अगर अपोजिशन पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं उनसे ही शुरू करूँगा, क्योंकि जो ग्लोइंग फैक्टर है अपोजिशन पॉलिटिक्स का, अगर कोई भी एक पार्टी, तो वो तो कांग्रेस है। इसमें किसी को कोई एतराज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि पैन इंडिया रिच तो इसी पार्टी का है। अपोजिशन खेमे में अगर कोई पार्टी है जिसका पैन इंडिया रिच हो तो वो तो सिर्फ कांग्रेस का है। इसीलिए जो कुछ भी होना है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही होना है, ये बात भी तय है। और कई लोग इसको पहले से ही मानते रहे हैं, खुद कांग्रेसी भी ये मानते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस की शक्ति काफ़ी क्षीण हुई है, बावजूद इसके अगर पूरे देश को बांधने वाली कोई एक पार्टी अपोजिशन खेमे में कहीं भी अगर आपको दिखती है तो हर हाल में कांग्रेस है। इसलिए और इस बात को समझते हुए कांग्रेस ने लीड भी लेना शुरू कर दिया है, और यही परेशानी का सबब भी है दूसरे रीजनल पार्टियों के लिए या उन पार्टियों के लिए भी जो जिनकी तमन्ना नेशनल पार्टी बनने की है और उस क्रम में थोड़ा थोड़ा एक दो कदम आगे बढ़ भी रहे हैं। वैसे में लेकिन यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि यह तो है, और इसी वजह से आप कहिए या किसी और वजह से भी कह लीजिए, जो इंडिया खेमा बना है INDIA या इंडी अलायंस, अलग अलग नामों से तो हम इसे जानते ही हैं, तो उसमें कितनी ताकत अब तक आई है और वो क्या कर रही है, उसकी अगली कड़ी मैं आज अपने एनालिसिस में प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके सामने। अभी राहुल जी की यात्रा, न्याय यात्रा की चर्चा हो चुकी है, उस पर वो अपनी कवायद शुरू करने वाले हैं, और उसके परिणाम पर हम लोगों ने एक विश्लेषण, मैंने अपनी ओर से अपनी तरफ से मैंने अभी कल ही संभवतः किया था। आज मैं यह देख रहा हूँ कि उसमें कितने कदम ये लोग आगे बढ़ पाए हैं। नागपुर में आज इनकी स्थापना दिवस मनाई गई। ये एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कांग्रेस की तरफ से। नागपुर में जिस तरह से सभा का आयोजन हुआ और जितनी उसमें भीड़ जुटी है, वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चिंता की लकीरें खींचने वाला माना जा सकता है, अगर एक नज़रिया से देखा जाए तो। अलग अलग नज़रिया है, अब उस नज़रिए से जो इसे देखे उसे क्या दिखता है, उस पर मेरी कोई बहस नहीं है और उस पर मेरा कोई ओपिनियन अभी नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि वहाँ भीड़ लगी, और कहाँ भीड़ लगी, जो गढ़ है भारत में, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है उसका, ठीक है, यह शहर है, सभी के लिए खुला है और सभी पार्टियां यहाँ आ सकती हैं, यहाँ आई हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ भीड़ इकट्ठा इन लोगों ने कर लिया, यह भी एक बड़ी बात है। वहाँ तक तो ठीक बात समझ में आती है, लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे तो अब यही है कि कांग्रेस वहाँ से शक्ति प्रदर्शन करने का जो अपना मंसूबा रखी है, उसमें जो कुछ भी वो अपना भीड़ दिखला रही है वो तो है ही है, लेकिन उसमें सिर्फ कांग्रेस से इनवाइटी के रूप में दूसरे उनके अलायंस पार्टनर्स तो मुझे दिखे नहीं। सभी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से कार्यरत हैं। नीतीश कुमार जी, जिन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस को उन्होंने ही फॉर्मेशन में उसकी सीडिंग भूमिका अदा की थी, वह अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उस मामले में तो यह सही है,
लेकिन यह अलायंस पहले भी था, यह सबों को पता है। यूपीए के तौर पर, यूपीए के रूप में यह जाना ही जाता था। अब नामकरण बदल दिया गया है, बस इतना ही भर हुआ है। लेकिन क्रेडिट तो नीतीश जी को लोग दे रहे हैं, देना भी चाहिए, चूँकि इसको नए सिरे से इन लोगों ने प्रारंभ करने की कोशिश भी की और उसका नामकरण भी कर दिया, तो एक नया फॉर्मेशन ही हो गया, यही हम मान लें। परंतु इसका दूसरा साइड यह भी है कि नीतीश कुमार जी जो एक अलायंस में ऑलरेडी बिहार के लेवल पर कार्यरत थे, वो उनका वो अलायंस बड़े अलायंस के सामने कितना मजबूती के साथ खड़ा है, उस पर भी कुछ प्रश्न लग रहे हैं। क्या जेडीयू और राजद अभी भी बिल्कुल साथ साथ हैं और उनकी एकता बरकरार है? यह अपने आप में एक प्रश्न खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं वहाँ घट रही हैं और अभी नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुँच चुके हैं। संभवतः कल उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की पर हो सकता है कि ललन सिंह जी शायद वो इस्तीफ़ा दें। अब इस्तीफ़ा देंगे नहीं देंगे, और देंगे भी तो नीतीश जी आएंगे, और अगर आएंगे भी तो क्या वो एनडीए के साथ, इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे या वो एनडीए में जाएंगे? अभी इस पर प्रश्न लगे हुए हैं, उस पर काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही हैं, सारी मीडिया इसको कवर कर रही है। लेकिन नीतीश जी जिस तरह से राजनीति करते हैं, हमें आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ खास घटना कल घटे भी नहीं। हो सकता है कि खुद वो रिज़ाइन भी नहीं करें, ललन सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो रिज़ाइन करते भी हैं तो नीतीश कुमार जी बन जाएं और फिर वापस कुछ लोगों से मिलजुल करके, अपने ही खेमे के लोगों से मिल करके वापस पटना चले आएँ। और ये जो बात अभी उठ रही है कि वो एनडीए में जाने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं और उनकी मुलाकात अब एनडीए के नेताओं से होगी, इस पर संदेह है। लेकिन जिस तरह से गिरिराज जी ने अभी इस बात को रखा है, आज ही उनके भी बयान आए हैं कि आज मतलब 28 दिसंबर को 2023 को, कि उनके सारे रास्ते बंद हैं। इसका अर्थ है कि उसके रास्ते खुले हुए हैं। चूँकि जो कुछ भी कहा जाता है उसके जो अपोजिट जो उसका जो फेस है, वो उसको एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में। तो मैं मानता हूँ कि यह भी हो सकता है। लेकिन चलिए, अब चूँकि अपोजिशन पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपोजिशन पॉलिटिक्स में जो अलग अलग धड़ हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उस तरह का सामर्थ्य या ताकत है भी या नहीं कि वो भाजपा और एनडीए को चैलेंज कर सके। एनडीए से मेरा मूल मकसद तो सिर्फ, या सभी लोग समझ रहे हैं कि आज की तारीख में भाजपा ही है, इसलिए चर्चा तो बार बार जब हम एनडीए की करेंगे तो भाजपा की ही करेंगे, और साथ में थोड़ी चर्चा एनडीए की भी जरूर होगी। लेकिन अभी तो मामला है कि चैलेंज तो उन्हें मोदी जी को करना है। अब तो जो लुंज पुंज वाली स्थिति है वो बिहार के धड़ों से दिख रहा है। उधर जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, वहाँ भी थोड़ी, अगर हम कहें कि अपोजिशन की ओर से कोई खास ताकत दिखलाई जा रही हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो जो भी घटनाक्रम और जो स्ट्रेंथ गैदरिंग हो रहा है वो सत्ता पक्ष की ही दिशा में हो रहा है, वह भी दिख रहा है। और जहाँ, लेकिन इधर हम अगर इसकी बात करें यूपी की, तो यूपी में मायावती जी ने साफ कह दिया है कि हम आएंगे आपके साथ तभी जब, वहाँ से तो सूचना यही मिल रही है कि वो प्रधानमंत्री के एक कैंडिडेट के रूप में वो भी अपना नाम वहाँ प्रस्तावित करना चाहती हैं, तभी वो उसके साथ ज्वाइन करेंगी, वरना वो साथ होंगी नहीं। और उस हालत में वो स्ट्रेंथ भी भाजपा को ही चला जाएगा किसी न किसी रूप में। अगर वो भाजपा के साथ नहीं भी जाती हैं तब भी वोट का डिवीज़न तो होगा, और उससे नुकसान भाजपा को भी थोड़ा होगा और अपोजिशन खेमे को भी होगा। ममता जी ने साफ कह ही दिया है कि वो सब ठीक है, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ उनकी ही ताकत चलेगी, कांग्रेस को कोई खास वहाँ मिलना नहीं है। लेकिन उन सब से हट करके जो मुझे लग रहा है जहाँ अपोजिशन खेमा घिरता जा रहा है, वो मंदिर का जो
घटना है अयोध्या में, जो श्री राम लला जी वहाँ विराजमान होने वाले हैं 22 जनवरी को, उसमें जिस तरह से ये घिरे हैं अपोजिशन पार्टी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं दिखता है। अब इससे भी ताकत किसकी बढ़ रही है? इसकी ताकत तो इनकी नहीं बढ़ रही है, इनकी तो मुझे घटती ही नज़र आ रही है, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं। और अब बस आज ही की जो घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, जिसमें कतर में हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को, जिन्हें वहाँ के न्यायालय ने मौत की सज़ा सुना दी थी, और उस पर भारत की सरकार जिस तरह से लगी हुई थी कि किसी भी हाल में हम यह होने नहीं देंगे, वहाँ के न्यायालय से हम हर हाल में इस स्थिति में होंगे, वहाँ के सरकार को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश चेष्टा करेंगे कि ऐसा न हो, और वो आज उसमें सफल हो गए। अब ये सब बातें फिजा में आएंगी, आ रही हैं, आना शुरू हो गई हैं। इससे किसकी ताकत बढ़ रही है? अपोजिशन की बढ़ रही है? मुझे तो नहीं लगता है। और न्याय यात्रा की बातें तो हुई हैं। न्याय यात्रा में बेशक उसमें राहुल गांधी जी कुछ अट्रैक्ट तो करेंगे भीड़ को और बातों को रखेंगे, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि कोई अल्टरनेटिव मॉडल तो वो दे नहीं रहे हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ है ये कह रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे और कैसे करेंगे? रोड मैप और करने के लिए संसाधन कहाँ से लाएंगे? सिर्फ अनाउंसमेंट्स अगर सरकारें करती हैं तो, और तो वहाँ तक तो ठीक है, उसे एग्जीक्यूट जब करना होगा और करने की जब नौबत आएगी तो वो पैसे और संसाधन कहाँ से लाएंगी, ये तो बताना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताती है। आज अगर भाजपा कुछ करने की स्थिति में है तो इसलिए कि भारत का जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू या और भी तरीके से जो रेवेन्यू भारत की सरकार जनरेट कर पा रही है, वो उससे बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में आ गई है। इसलिए वो काफ़ी लोगों को एक लाभार्थी वर्ग उसने खड़ा कर दिया है और उसे वो दे रही है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरह की बातें करती हैं तो अपने रेवेन्यू कहाँ से लाएंगी, इसका स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन वो करती नहीं है और उसे प्रेजेंट करती नहीं, ये उनकी कमजोरी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी अपोजिशन पॉलिटिक्स को मोदी जी से निपटने के लिए कुछ काफ़ी गंभीर तरीके खोजने पड़ेंगे। सिर्फ नारों से नहीं होगा, क्योंकि नारों में दम हो सकता है हो, लेकिन वो वोट कैच कर पाएंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि उसमें ये अभी पिछड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इसमें कुछ तेज़ी आएगी। अब कुछ लोग कहने लगे हैं, इनके समर्थक लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी इन लोगों ने नहीं बनाया, वो जिस दिन बना लेंगे चीज़ें सुधर जाएंगी। भैया अब ये कौन बताए इन्हें कि इन सब घोषणाओं को न कोई देखता है, न मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को कोई पढ़ता है। अगर इतनी ही समझ अगर लोग इसी तरह से एनालाइज करते हैं तो वही रिजल्ट आएंगे जो अब तक आते रहे हैं। और यह मोदी जी के लिए अच्छे संकेत हैं, और अपोजिशन खेमे के लिए तो मुझे लगता है कि इस पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है उन्हें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार मेरा आपसे आग्रह है, पहले मैं आपको यह कहना भूल गया, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग इसी तरह से अपनी अपनी बातों को रखते चलें। ये मेरे ओपिनियन थे, अब आप भी अपने विचार दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।